नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको इंटरमीडिएट के 10वें अध्याय मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के अंतिम भाग में बताऊंगा कि जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीवों का उपयोग कैसे करते हैं और जैव उर्वरकों में सूक्ष्म जीवों का क्या योगदान है। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने बहित मल उपचार, बहित मल, सीवेज और स्लज के बारे में बताया और गोबर गैस प्लांट अर्थात बायोगैस संयंत्र और मिथेनोजन जो मिथेनोबैक्टीरियम जो जीवाणु था उसके बारे में बता चुका हूं। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले कि जैव नियंत्रण कहते किसको हैं। जैव नियंत्रण, जैव नियंत्रण पादप रोगों एवं कीटों के नियंत्रण हेतु, देखेंगे यहां पादप रोगों एवं कीटों के नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली बायोलॉजिकल विधि, जैव वैज्ञानिक विधि जैव नियंत्रण कहलाती है। देखेंगे यहां कि जैव नियंत्रण किसे कहा जाता है, तो पादप रोगों, जितने भी पौधे हैं उनको रोगों से बचाने, उन पर लगने वाले कीटों से बचाने के लिए जो बायोलॉजिकल मेथड प्रयुक्त किया जाता है, जो जैव वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं, उसको हम लोग जैव नियंत्रण नाम रखे हैं, बायो कंट्रोल कहा जाता है उसको। अब इसमें सूक्ष्म जीवियों का कहां कहां योगदान होता है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा कीटनाशकों का प्रयोग हम लोग बहुत समय पहले, कुछ समय पहले आज से कीटनाशकों का प्रयोग करते थे। हमने फलों को, सब्जियों को बचाने के लिए, पादपों को रोगों से मुक्त करने के लिए कीटनाशक, जिससे हमारे फल सब्जी ये सब प्रदूषित हो जाते थे। इसके साथ साथ जो वातावरण था वो भी प्रदूषित हो जाता था, हमारी मिट्टी भी, मृदा भी प्रदूषित हो जाती थी। वर्तमान समय में जो रसायनों का प्रयोग हम लोग कम करके और एक जो विधि अपना रहे हैं जैव नियंत्रण, बायो कंट्रोल की विधि, इसके द्वारा जो पौधे को रोग रहित भी हम कर ले रहे हैं, पौधे को रोगों से बचा भी ले रहे हैं और प्रदूषण भी नहीं फैल रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखेंगे हम लोग कि जो पादप हैं, पादप रोगों से बचने के लिए पहले रसायनों का प्रयोग किया जाता था। पादप रोगों से बचने के लिए प्रयुक्त रसायनों, पादप रोगों से बचने के लिए पहले हम लोग जो रसायनों का प्रयोग करते थे, प्रयुक्त रसायनों द्वारा मृदा, वायु और आदि प्रदूषण होते थे। पहले जब हम लोग रसायनों का प्रयोग करते थे तो उससे प्रदूषण होता था। कौन कौन? तो मृदा और वायु प्रदूषण होता था और फल तथा जो सब्जियां उगती थी भी प्रदूषित हो जाती थी। फल सब्जियां भी हमारी प्रदूषित हो जाती थी। किंतु इनसे बचने के लिए वैज्ञानिकों ने बीटी फसलों का निर्माण किया। इनसे बचने के लिए वैज्ञानिकों ने बीटी फसल
बीटी फसलों का निर्माण किया। देखेंगे कि ऐसे फसल होते हैं इसमें एक प्रकार का जैव नियंत्रण कारक के रूप में एक प्रकार के जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। उस जीवाणु का नाम बैसिलस थुरिजिएंसिस है। इसमें जैव नियंत्रण के रूप में, जैव नियंत्रक के रूप में बैसिलस थुरिजिएंसिस, देखेंगे बैसिलस थुरिजिएंसिस नामक जीवाणु का प्रयोग होता है। जो बीटी फसल होती है, बीटी कपास, बीटी बैगन, बीटी आलू, ये फसलें जो होती है बैसिलस थुरिजिएंसिस जो होता है एक बैक्टीरिया होता है, इसके प्रयोग से प्रयुक्त करके इसको बनाई जाती है। और इन फसलों को, जो बीटी फसलें होती है, इनमें हमको कहीं भी रसायनों का छिड़काव नहीं करना पड़ता है, न ही इसमें कीट लगते हैं। और जो हमारा जो फसल होता है बहुत ही अच्छा पैदावार भी उसकी उन्नत किस्म की होती है। इसलिए इन फसलों को बीटी फसल कहा गया। और इसमें जो प्रयुक्त जैव नियंत्रक के रूप में जीवाणु जो हुआ उसका नाम बैसिलस थुरिजिएंसिस था। इसी प्रकार से ट्राइकोडर्मा नामक कवक का उपयोग पादप रोगों के उपचार में किया गया। देखेंगे हम लोग एक कवक था ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा यह एक कवक है, इसका भी उपयोग जैव नियंत्रक के रूप में किया जाता है। और पादप रोगों का उपचार होता है। कवक का उपयोग पादप रोगों के उपचार में किया जाता है। पादप रोगों के उपचार में एक जो कवक है ट्राइकोडर्मा जो होता है इसका प्रयोग करते हैं। बैक्यूलोवायरेसिस नामक जो विषाणु है, बैक्यूलोवायरेसिस, देखेंगे एक वायरस है बैक्यूलोवायरेसिस। बैक्यूलोवायरेसिस जो विषाणु है इसका प्रयोग हम लोग कीटनाशकीय उपचारों में, कीटनाशकीय उपचारों में करते हैं। कीटनाशक जो होते हैं उनसे जो पौधे को हानि होती है उसके उपचार में करते हैं कीटनाशकीय जैव नियंत्रण के बारे में हम लोग जाने कि जैव नियंत्रण जो होता है पादप रोगों एवं कीटों को नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली जैव वैज्ञानिक एक विधि होती है, बायोलॉजिकल मेथड होता है जो जैव नियंत्रण कहलाता है। और जैव नियंत्रण की प्रक्रिया में ही बीटी फसलें आती है। बीटी फसलों को तैयार किए गए जिसमें रसायनों का प्रयोग नहीं करना पड़ता है और कीटनाशक इससे इस पौधे को कोई हानि नहीं कर पाते। इसमें एक जीवाणु प्रयुक्त होता है जैव नियंत्रण के रूप में जिसको बैसिलस थुरिजिएंसिस नामक जीवाणु कहते हैं। उसी तरह ट्राइकोडर्मा नामक कवक है जो पादप रोगों के उपचार में प्रयुक्त होता है। उसी प्रकार देखेंगे बैक्यूलोवायरेसिस जो विषाणु होता है यह कीटनाशकीय उपचारों में प्रयुक्त किया जाता है। जो पौधे में होता है कीटनाशकों से उपचार किया जाता है उसमें प्रयुक्त किया जाता है। अब इसमें जो पांचवें के बाद से एक 6वां बिंदु है उसको जानेंगे कि जैव उर्वरक के रूप में कैसे हम सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं, अर्थात जो बायो फर्टिलाइजर होता है उसमें माइक्रोब्स कैसे योगदान करते हैं। जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग देखेंगे। अंतिम बिंदु है हमारा जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव माइक्रोब्स इन बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर कहते किसको हैं दोस्तों? आज की सबसे बड़ी जो प्रमुख समस्या है वो है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण आज वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या है। पर्यावरण प्रदूषण वर्तमान समय की प्रमुख समस्या है।
और इस प्रमुख समस्या का कारण रसायनों का निरंतर प्रयोग, बहुतायत, अधिक से अधिक मात्रा में हम लोग केमिकलों का यूज कर रहे हैं, रासायनिक खादों का यूज कर रहे हैं, ये है। तो इसको जो समाप्त करने की जो विधि है वह है कि जब हम जैव उर्वरकों का प्रयोग करें, बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग करें, माइक्रोब्स को बढ़ा के सूक्ष्मजीवों के प्रयोग से बायो फर्टिलाइजर का निर्माण करें और उनका अधिक से अधिक मात्रा में प्रयोग करें, जिससे हमारा वातावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषित होने से बचेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि जैव उर्वरक कहते किसको हैं। जैव उर्वरक, जैव उर्वरक अर्थात बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर्स अर्थात जैव उर्वरक कहते किसको हैं। जीवाणु, कवक और साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग करके मिट्टी की पोषक क्षमता, उपजाऊ क्षमता बढ़ाने वाले पदार्थ जैव उर्वरक कहलाते हैं। जीवाणु, कवक, साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग करके मृदा की उपजाऊ क्षमता में, मृदा की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि करने वाले पदार्थ बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक कहलाते हैं। देखेंगे जैव उर्वरक की यह परिभाषा कि जीवाणु, कवक, साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग करके मृदा की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि करने वाले जो पदार्थ होते हैं वह जैव उर्वरक कहलाते हैं। अब जानेंगे कि हम लोग कौन कौन से जो माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्म जीवी हैं, जीवाणु, विषाणु या कवक हैं, जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं मृदा की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने में। सबसे पहले हम जानेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन इसको बोला जाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जैसा कि हम लोगों को पता है कि वायुमंडल में हमारे सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस होती है, N2 जो 78% लगभग होती है। यह जो नाइट्रोजन गैस होती है यह गैसीय अवस्था में होती है और जो दलहनी फसल होती है, लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत आने वाले जो फसलें हैं, मटर है, बाकला है, ये जो दलहनी फसल है, इनकी जड़ों में आप लोग देखेंगे कि गांठें पाई जाती है। इनकी जड़ों की गांठों में एक जीवाणु होता है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। उस जीवाणु का नाम राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम है और यह जीवाणु वायुमंडल की जो नाइट्रोजन गैस है उसको नाइट्रोजन के यौगिक अर्थात यूरिया के रूप में कन्वर्ट कर देता है और पौधे को देता है, जिससे पौधे की भली भांति वृद्धि होती है। मटर में देखते हैं हम लोग कि कभी भी रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीवाणु उसकी जड़ों की गांठों में पाए जाते हैं। वह जो जीवाणु होते हैं वह और मटर के पौधे के बीच एक सिम्बायोटिक, सहजीवी संबंध होता है। सहजीवी संबंध का मतलब ये होता है कि दो जीवधारियों के बीच का ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीवधारियों को लाभ हो, सहजीविता कहलाती है, सिम्बायोसिस कहलाती है। तो जो मटर का पौधा होता है वह अपना भोजन, बनाया हुआ भोजन जीवाणु को दे देता है और जीवाणु उसके बदले में उसको नाइट्रोजन का यौगिक देता है, जिससे उसका भी विकास होता है, उसका भी, दोनों का भली भांति विकास होता है। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले लेग्यूमिनोसेरम अर्थात लेग्यूमिनेसी कुल के कुल दलहनी फसलें आती हैं इस कुल के अंतर्गत। लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे की जड़ों, देखेंगे पौधे की जड़ों की गांठों में राइजोबियम
लेग्यूमिनोसेरम, इसका नाम याद रखेंगे। लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे की जड़ों की गांठों में राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस को यूरिया अर्थात नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में परिवर्तित करके पौधे को देता है, और उसके बदले में पौधे द्वारा जो निर्मित भोजन होता है, पौधे द्वारा जो भोजन बनता है, निर्मित भोजन, स्वयं लेता है। यह एक प्रकार का सहजीवी जीवाणु है। राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम जो जीवाणु है, लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे की जड़ों में पाया जाता है, और यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस को यूरिया अर्थात नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में बदलने का कार्य करता है, और बदले में जो पौधा जो होता है मटर का, वह भोजन बनाता है, उसको अपने ले लेता है और इसको यूरिया देता है। अर्थात दोनों, अगर आपसे पूछा जाए कि सहजीवी या अर्थात सहजीविता किसे कहते हो, तो कहेंगे दो जीवधारियों के बीच का ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीवधारियों को लाभ होता है, वह सहजीविता कहलाता है। इसी प्रकार से देखेंगे हम लोग कि जो जड़ों की गांठें होती हैं, जड़ों में उपस्थित गांठों में लेग हीमोग्लोबिन जो मटर की जड़ों की गांठें होती है, उसमें लेग हीमोग्लोबिन नामक वर्णक होता है, और यह जो लेग हीमोग्लोबिन वर्णक होता है नामक वर्णक होता है, जो पोषण में सहायता करता है। अर्थात मटर की जो जड़ की गांठें होती है दलहनी पौधों की, उसमें लेग हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है। अब हम जानेंगे कि ये तो सहजीवी जीवाणु है, जड़ों की गांठों में पाए जाने वाले जीवाणु हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी जीवाणु होते हैं, जो वातावरण में मुक्त रूप से रहते हैं, मिट्टी में मुक्त रूप से रहते हैं, और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके यूरिया के रूप में, नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में कन्वर्ट करते हैं। एजोटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम देखेंगे, जीवाणु है एजोटोबैक्टर एवं क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु। यह मृदा में मुक्त रूप से पाए जाने वाले जो नाइट्रोजन हैं, उनको यौगिक के रूप में परिवर्तित करने का काम करते हैं, अर्थात नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। देखेंगे हम लोग कौन कौन जीवाणु, नाम याद रखेंगे। एजोटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम, ये जीवाणु मृदा में मुक्त रूप से पाए जाते हैं तथा नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। दूसरा देखेंगे हम लोग, दूसरा पादप कवकों के साथ सहजीवी संबंध। पौधे जो होते हैं, चीड़ का पौधा स्पेशली इसमें लिया जाता है, यह कुछ पौधे होते हैं वह कवकों के साथ एक प्रकार का संबंध स्थापित करते हैं, सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं, जिसको माइकोराइजा बोला जाता है। देखेंगे पादप कवकों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं, जो माइकोराइजा होता है। और मृदा की कवक क्या करते हैं, जो पौधे की जड़ों पर पाए जाते हैं, वे कवक मृदा कि फास्फोरस को अवशोषित करके, मिट्टी से फास्फोरस को अवशोषित करके उस पौधे के, चीड़ के पौधे को देते हैं, और उस पौधे को जब देते हैं तो पौधे में सूखे के प्रति सहनशीलता, पौधा जल्दी सूखता नहीं है,
और वृद्धि विकास, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसमें रोगों से लड़ने की इम्यूनिटी विकसित होती है। देखेंगे यह स्पेशली चीड़ का पौधा है, चीड़ के पौधे में यह स्पष्ट देखने को मिलता है। उसी तरह से देखेंगे हम लोग एनाबिना नास्टाक और आसिलोटेरिया। एनाबिना नास्टाक और आसिलोटेरिया नामक जो जीवाणु है, ये साइनोबैक्टीरिया है। यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में परिवर्तित करके और धान की फसलों में वृद्धि और विकास करते हैं। देखते हैं धान की फसलों में जो पानी लगता है उसमें हरे रंग के शैवाल दिखाई देते हैं और ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस का फिक्सेशन करके धान की फसलों को अच्छा बनाते हैं। इसके अतिरिक्त ये तो हो गए हमारे जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे कवक होते हैं जैसे न्यूरोस्पोरा और ईस्ट। न्यूरोस्पोरा और ईस्ट ये जो कवक हैं, इनका प्रयोग आनुवांशिक अनुसंधानों में किया जाता है। तथा क्लोरेला एक शैवाल होता है, क्लोरेला नामक शैवाल, इसका प्रयोग प्रकाश संश्लेषण संबंधित प्रयोग के रूप में किया जाता है। देखेंगे यहाँ कि ईस्ट और न्यूरोस्पोरा कवक का उपयोग आनुवांशिक अनुसंधानों में किया जाता है और क्लोरेला शैवाल का उपयोग प्रकाश संश्लेषण संबंधित प्रयोगों में किया जाता है। इस तरह से यह आपका जो 3 पार्ट के रूप में आपका जो 10वां अध्याय है अर्थात मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव समाप्त होता है। और दोस्तों इस पाठ से संबंधित कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से जरूर पूछें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।